हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी कपूर स्टूडियोज एंड टारगेट विद गौरव कुमार एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद गौरव में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप हमारे सामने देख रहे हैं, भारत के 3 नक्शे और किस आधार पर हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक के बारे में। आज हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बताऊंगा आप लोगों को। आर्टिकल 1 से 4 लगे के बारे में बात करेंगे, लेकिन 1 से 4 लोगों के बारे में एक डिटेल चर्चा एक नई वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन आज जो मैंने आपके 3 तरीके के या 4 तरीके के मैप बताए हैं, आखिर इसका कारण क्या है इस मैप को बनाने का, उसके पीछे का लॉजिक समझाना चाहता हूं। ठीक है जी। हमारा इतिहास महाजनपद से स्टार्ट होता है और 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज पे खत्म होता है। आखिर यहाँ तक की जर्नी हमने कैसे करी, उस चीज की बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़े ध्यान से समझना। आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया होगा 16 महाजनपदों के बारे में बच्चों। और जहां तक मेरा आइडिया, आप लोगों को इसके बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान होगा कि हमारे भारत में अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पे जाएं, प्राचीन इतिहास की बात उठा के देखें, तो हमारे 16 महाजनपदों की वर्णन की बात की गई है। और इन्हीं 16 महाजनपदों को आज करंट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये कैसे यूनियन टेरिटरी में बदल गए और कैसे 28 राज्यों में बदल गए, तो उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसा बताते थे कि हमारे देश का नक्शा प्राचीन इतिहास में कुछ ऐसा नजर आता था। यानी कि इतना बड़ा नक्शा सर हमारे भारत का हो सकता है, इसकी तो शक्ल भी बिल्कुल इससे नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी शक्ल उठकर ऐसी बन गई? इसका रीजन था बंटवारा। बंटवारा मतलब बहुत सारे देश इसमें से कटकर अलग हो गए। जिनको लगा, जैसे फैमिली के अंदर बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए फैमिली से अलग हो जाता है, बंटवारा कर लेता है, नई जगह पहुंच जाता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है, यहाँ चला जाता है, वहां चला जाता है, तो फैमिली छोटी होती जाती है ना बच्चों, छोटी हो जाती है फैमिली। सेम एज इट इज, इतना बड़ा मैप छोटा किस वजह से हुआ? सबसे बड़ा रीजन था बंटवारा। आधे से ज्यादा देशों ने, हमारी कंट्री इसके कह सकते हो कि हमारी कंट्री ने, बहुत सारे देशों ने इससे बंटवारा किया। बंटवारे का रीजन क्या है, उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान बट गया, अफगानिस्तान के साथ देखो तो आगे चलकर बहुत सारे देशों में पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया। आखिर ये सब किस तरीके से अलग हुआ है, इन चीजों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक मैप दिखा रहा हूं मैं आपको, जो कि आपको सामने इंडिया का लिखा होगा। ऐसा बताते थे कि यहाँ से सबसे पहले जो अलग होने वाला राज्य था वो था सर आपका अफगानिस्तान। कौन सा था बच्चों? अफगानिस्तान। जो कि आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा एक्चुअल में अफगानिस्तान का हुआ करता था, जो अलग होगा मैप से। फिर देखो हमारा इंडिया का मैप ऐसा बनना शुरू होगा। यानी कि अफगानिस्तान क्या है सर, इससे अलग हुआ था और अफगानिस्तान के बीच में अलगाव रेखा, बंटवारे वाली रेखा खींची गई थी। एक अंग्रेज था, ब्रिटिशर, जिसका नाम था डुरंड। इस डुरंड नाम के बंदे ने भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक डुरंड लाइन क्रिएट कर दी और वो लाइन क्रिएट की थी 1893, 1893 के समय में इसने डुरंड लाइन खींची भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जिससे भारत का हिस्सा अलग, अफगानिस्तान के लोग अलग। इसको करने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि भारत के अंदर प्लेन एरियाज, प्लेट्यूज और थोड़े बहुत ये कह सकते हो कि यहाँ पर हिमालय रेखा जो थी वो काफी कम थी, लेकिन ये अफगानिस्तान का एरिया जो नजर आता था यहाँ पर हिमालयन रीजन ज्यादा था। इसलिए डुरंड लाइन को अकॉर्डिंग डुरंड ने क्या काम किया, डुरंड ने देखा कि यहाँ पर भारत के अंदर तो प्लेन एरिया ज्यादा है, प्लेट्यूज ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादातर रहने वाले लोग समतल भूमि पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो ज्यादातर माउंटेन से भरा पड़ा है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों को अलग कर दिया गया और डुरंड लाइन क्रिएट कर दी गई, जो कि 1893 में की गई। आगे की बात रखें तो आगे की बात में देखो तो यहाँ पर क्या है सर, ऐसा बताते थे कि आगे चलकर यहीं पर आगे चलकर देखो तो 1947 के अंदर बच्चों, 1947 से पहले 1935 में, 1935 में, इधर बना देता हूं, 1935 के अंदर क्या हुआ बच्चों, तो याद रखना यहां से एक और अलग सा राज्य निकल गया, या अलग देश निकल गया, जिसे बोला गया म्यांमार। म्यांमार अलग हुआ सर 1935 में। और यहीं पर 1947 के अंदर सीरियल रेडक्लिफ बंदे ने क्या काम कर दिया, यहाँ पर एक रेडक्लिफ बंटवारे की रेखा खींच दी और जितने भी बॉर्डर पे पुलिस स्टेशन थे, उसी पुलिस स्टेशन को आधार मानकर इसने रेडक्लिफ लाइन खींच दी। कहते हैं पुलिस स्टेशन के आधार पर क्या होगा, रेडक्लिफ लाइन खींच रहा हूं मैं, और इसके आधार पर इतना हिस्सा मुस्लिम्स की कंट्री होगी, जिसको पाकिस्तान कहेंगे। और यहाँ पर भी मुस्लिम्स कम्युनिटी थी, क्योंकि जो रेडक्लिफ नाम का बंदा था, इसने रिलीजन के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। ये कहता है मुस्लिम लोग ज्यादा जो रहते हैं
जैसा जैसा कह सकते हो कि ज्यादा मेजोरिटी अगर मुस्लिम की रहती है, उनके लिए एक नया राज्य, नया देश बनाया जाएगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहेंगे। यहाँ पे भी फिर पाए गए मुस्लिम यार, फिर इसने यहाँ पर भी खींच दी, ये कहता है इसे भी पाकिस्तान बना दो, इसलिए कहा गया इसको ईस्ट पाकिस्तान और इसे कहा गया बच्चों वेस्ट पाकिस्तान। एक और बात बताई जाती है कि यहाँ पर जब इसने रेखा खींची तो यहाँ पर रेखा इसने साधारण रूप से नहीं खींची, ये पता है कैसे खींच रहा था, एक मैप लिया, जाके लिटा दिया बिल्कुल बेंच पे, ऐसे बेंच पे लटा दिया और डॉट मारने लग गया ऐसे करके, कहने लग गया ये बस ऐसे ऐसे देश के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। बाद में पता लगा, जब उसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता लगा आधे लोगों का जो वॉशरूम था वो इनका बांग्लादेश में चला गया और रूम आ गया किसके अंदर है, भारत में। यानी आप लोग घर बनाते हो तो घर के अंदर वॉशरूम चला गया बांग्लादेश में, और आपका जो रूम हो, सो रहे हो आप आराम से पलंग लगा के, वो भारत में सो रहे हो। और क्या कर रहे हो सर, वॉशरूम जा रहे हो कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। खाना खा रहे हो घर पर और डाउनलोडिंग वहां हो रही है आपकी, तो जनरली क्या हो रही है सर, बांग्लादेश में जा रहे हैं। तो ये चीजें क्या थी सर, ऐसी रेखा बना के चला गया। इन्हीं चीजों को एडजस्ट करने के लिए, आगे चलकर कई सारी चीजें, कमिटीज बनेंगी। ऐसा बताते थे कि यही देश, यही सारी चीजें आगे चलकर कुछ ऐसे हिस्सों में बदली। ऐसे हिस्से मतलब सर, ऐसे हिस्से का मतलब था कि उस समय भारत में मैक्सिमम लोग ब्रिटिश प्रोवियंस थे। ब्रिटिश प्रोवियंस मतलब आपको पता ही होगा, भारत में अंग्रेज आ चुके थे, तो अंग्रेजों ने अपना शासन कई सारे भारत में पूरे एरियाज में फैला लिया था। पूरे एरियाज में अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना शासन फैला लिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, जिनको प्रिंसली स्टेट कहा गया, देशी रियासतें। देशी रियासतों में इनकी पावर तो कम थी अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों की ये कह सकते हो तलवे चाटते थे। ये लोग क्या करते थे, बस अंग्रेजों के जाके पैरों पे गिर जाते थे और अंग्रेजों के लिए काम करते थे और भारतीय लोगों के ऊपर गुलामीगिरी का कहानीगिरी दिखाते थे। तो ऐसा बताते थे प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस के बीच में बस इतना ही आधार था कि ब्रिटिश प्रोविंस का जो हिस्सा था वो ज्यादा था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रिंसली स्टेट को छूट दे दी। कहते हैं आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, प्रिंसली स्टेट वालों को छूट दे दी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, लीनियर बिहेव करते थे ब्रिटिश प्रोविंस के साथ और इनके लिए जान लुटा देते थे ये। जैसे मान के चलो आप एक हेड हो गए और आपके लिए कोई एक चेला आपके लिए काम कर रहा है, तो आप लोग कह दोगे यार ठीक है यार, कोई चक्कर नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हें आज की छुट्टी दे देते हैं, तुम्हें रेस्ट करो यार, तुम्हें आज की सैलरी मुफ्त दे देते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा दयावान आ जाता था। तो ब्रिटिश ने भी कह दिया कि प्रिंसली स्टेट को एक काम करो, तुम इतने साल हमारे साथ जुड़े हो तो तुम्हारे लिए एक फ्रीडम दे देते हैं। फ्रीडम क्या है, या तो तुम एक काम करो, तुम चाहे तो पूरी तरीके से पाकिस्तान में जाके मिल जाओ, प्रिंसली स्टेट को बोला ब्रिटिश प्रोविंस ने, या तो एक काम करो, तुम एक नया देश बना लो, तुम्हारी मर्जी है, पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में मिलना चाहो तो भारत में मिल जाओ, नहीं तो अपना अलग देश बनाना चाहो तो अगला देश भी बना सकते हो। तो प्रिंसली स्टेट आधे हिस्से यहाँ पर भी बसा हुआ था। यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स का आधा हिस्सा आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी बसा हुआ था, J&K के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जब बसा था तो ऐसा बताते थे कि सभी को एडजस्ट करने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स को एडजस्ट करने के लिए मैक्सिमम कम से कम 13 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, 13 ऐसी देशी रियासतें थी जो जाकर किसके साथ, सर पाकिस्तान के साथ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। पाकिस्तान के साथ कहती जी हम आपके साथ आ जाएं, तो पाकिस्तान मना नहीं करता, कहते आ जाओ यार, वैसे भी तो बहुत सारे काम हमारे जिले पड़ रहे हैं, एक काम करो तुम भी ऐड हो जाओ। 13 जिले या कह सकते हो 13 ऐसे स्टेट्स जाकर प्रिंसली ऐसे स्टेट्स जाकर पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान का जब हिस्सा बन गए तो ऐसा बताते थे कि फिर भी देखा जाए तो इंडिया के अंदर कम से कम 552 प्रिंसली स्टेट्स बचे थे। 552 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के अंदर, तो इनको एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। 552 प्रिंसली स्टेट्स को कैसे सर एक तरीके से एडजस्ट किया जाए, सिस्टमैटिक कैसे लगाया जाए, ये बड़ी दिक्कत देते थे। क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थे ये ज्यादातर अपनी हुकूमत चलाते थे, भारत की जनता को तड़पाते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के आधार पे काम कर रहे थे। तो इसीलिए इनके ऊपर एडजस्ट करने के लिए एक तरीके से क्या किया गया सर, इनके लिए एक कमेटी बनाई गई। प्रिंसली स्टेट्स को एडजस्ट करने के लिए, पूरे भारत को एक सिस्टमैटिक मैटर के अंदर एडजस्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को बोला गया सर एस.के. धर कमेटी। क्या बोला गया बच्चों, एस.के. धर कमेटी बोला गया। एस.के. धर कमेटी बोला गया, नहीं सॉरी, एस.के. धर कमेटी बाद में आएगी। एक्चुअल में क्या था सर, इनको मैनेज करने के लिए 3 मेंबर्स बनाए गए, 3 मेंबर्स, जो कि सारी की सारी एक पावर सौंपी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। किसको सौंपी गई सर, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को पूरी पावर सौंप दी गई और कहा गया कि तुम्हारा काम है इस 552 प्रिंसली स्टेट को एक तरीके से सिस्टमैटिकली अरेंज करो पूरे भारत में। वल्लभ भाई पटेल कहते हैं ये जी मेरे अकेले की बात नहीं है, अकेला नहीं कर पाऊंगा मैं ये काम,
ये तो बहुत ज्यादा है यार, 552 इतने तो मेंबर एडजस्ट नहीं हो मेरे से। आप स्टेट की बात कर रहे हो, 552 प्रिंसिपल स्टेट कहाँ से एडजस्ट कर लूंगा। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जी मुझे 2 मेंबर और दो काम करने के लिए। तो साथ में वीपी मेनन भी जुड़े। वीपी मेनन कहते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलो भाई, वीपी मेनन जब जुड़ गए तो पट्टा भी कहने लग गया जी गांधी जी ने मुझे लात मार के निकाल दिया, क्या मैं आपके साथ काम कर लूं। तो पट्टा भी इनके साथ आ गया जी। पट्टा भी ये वो था जो कि चेला मानते थे गांधी जी का, गांधी जी का चेला था ये। तो इसको जब लात पड़ी तो ये यहाँ पे आ गया वल्लभ भाई पटेल के साथ। तो ये कहता है जी मैं भी आपकी हेल्प कर दूं। तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं आ जाओ यार, सदस्य की तो कमी पड़ रही है यहाँ पे, जितने आओगे उतना ज्यादा अच्छे से काम होगा। ये सब के सब मिल गए और इन्होंने क्या किया, प्रिंसली स्टेट को पूरी तरीके से अरेंज करने की कोशिश की। मैक्सिमम सारे के सारे प्रिंसली स्टेट अरेंज तो कर दिए पूरे भारत में, लेकिन 3 ऐसे ढीठ ऐसे स्टेट थे इतने गंदे, जो ये मान के चलो कि जैसे मान के चलो कुछ ऐसे 10 बच्चों में से मान के चलो 5 ऐसे ढीठ बच्चे निकल जाते हैं ना जो बिल्कुल नाक में दम करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी कुछ ऐसे स्टेट निकल गए जिसने नाक में दम मचा रखा था। जिसमें पहला नाम आता है सर हैदराबाद। किसका नाम आता है? हैदराबाद का नाम आता है। हैदराबाद हो गया सर। एक हो गया आपका जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ हो गया बच्चों। हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, और एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद जो था, हैदराबाद की आधी कम्युनिटीज कहती थी कि जी हम भारत से अलग होकर एक नया देश बनाना चाहते हैं, भारत से अलग होकर एक नया देश बनाना चाहते हैं। तो कम्युनिटीज कहती हैं हाँ भी सपना भूल जाओ, ये सब ये कभी दिमाग में लाने ही नहीं गलती से कि तुम भारत से अलग हो जाओगे, वरना ऐसा गंदा मारेंगे ना, सच्ची बता रहे हैं हैदराबाद वालों, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। मतलब ऐसा मतलब कि भाई बुरा मत मानना, एक्चुअल में इस तरह की कमेटी के अकॉर्डिंग बोला गया। कहते हैं हैदराबाद की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, हैदराबाद जो है वो जनरल तौर पे सीधी सी बात है भारत से अलग नहीं हो सकता। तुम सोचो हैदराबाद एक नया देश बन जाए, इम्पॉसिबल सर, क्योंकि इंडिया तो यूनियन टेरिटरी है सर, और यूनियन का मतलब होता है जो भारत का हिस्सा बन गया उसकी किसी की अकेले की हिम्मत नहीं है कि वो एक नया देश बना सके। बस वो राज्य रहेगा, जिंदगी भर राज्य रहेगा, वो कभी नया देश नहीं बन सकता। तो हैदराबाद की उम्मीद पे पानी फिर गया और हैदराबाद फिर स्टेट का स्टेट ही रह गया। जूनागढ़ के पास गए भाई, जूनागढ़ के पास गए तो जूनागढ़ क्या कह रहा, जूनागढ़ कह रहा है जी यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी। यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था। तो इस बंदे ने भी एक नई योजना बनाई, कहता है जी हम लोग क्या करना चाहते हैं, जूनागढ़ इधर पड़ता है गुजरात में, तो जूनागढ़ वाला इलाकों में कह दिया कि इस राजा ने कह दिया, प्रिंसली स्टेट वाले हिस्से ने राजा ने बोल दिया, क्योंकि यहाँ का जो राजा था एक मुस्लिम था, तो इसने बोल दिया जी हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ भारत से हटकर पाकिस्तान में शिफ्ट होना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे बात बोली गई भाई, क्योंकि अंग्रेजों ने तो पहले ही बोला था आप चाहे तो प्रिंसली स्टेट के हिस्से में, या आप चाहे तो कोई भी प्रिंसली स्टेट या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ या तो भारत का हिस्सा बन जाए, कोई नया देश बना लो। ठीक है जी, हैदराबाद को तो डरा धमका के शांत करा दिया। जूनागढ़ की बारी आई तो जूनागढ़ कहता है जी मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, जो मेजोरिटी क्या कह रही थी जी हम हिंदू हैं तो हम लोग भारत में रहना पसंद करेंगे। इस पे साधारण बहुमत कराया गया, जनरल जिसे आप लोग कहते हो सर जनरल इलेक्शंस या कह सकते हो जनरल कमेटीज बैठाई गई। ठीक है जी, तो ऐसा बताया गया कि इसका जो रिजल्ट आया, मैक्सिमम जिन्होंने वोट दिए कि वो भारत में रहना पसंद करना चाहते हैं, इसीलिए जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, जूनागढ़ भारत का रह गया। ये नाक में हद से ज्यादा दम मचा के बैठा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहता है जी हम लोग तो भारत से अलग होके ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो था सर वो एक हिंदू राजा था। यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था बच्चों? हरि सिंह नाम था यहाँ के राजा का नाम। और यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी सबकी सब मुस्लिम्स थी। तो ये हरि सिंह कहता है ना तो हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे ना तो भारत का हिस्सा बनेंगे, एक नया देश बनेंगे हम एक नया देश बनेंगे। तो बस उस दिन का वेट कर रहे हैं जिस दिन हम नया देश बने। इसीलिए ये तो ना तो भारत का हिस्सा माना जाता था, ना ये पूरी तरीके से किसका हिस्सा माना जाता, पाकिस्तान का। हरि सिंह ने कोशिश करी कि हम अपने जम्मू कश्मीर को निकाल के एक नया देश बनाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी जान लगा रहा था, पूरी जान। ये मतलब हटा दो यार, बात खत्म बिल्कुल। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि हटा ही देते हैं इसको। अब उस चक्कर में हरि सिंह ने ऐसा बताया कि हरि सिंह जो था, इस बंदे ने सब लोगों ने समझाने की कोशिश की, भाई एक काम करते हैं भारत को इसी को राज्य का दर्जा दे देते हैं। आप क्यों भारत से बाहर जाना चाहते हो, क्यों अलग हो रहे हो? वैसे भी अलग हो तो सकते नहीं हो, तो क्यों अलग होने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेट भी नहीं था ना, स्टेट नहीं था तो हमारी पावर इसके ऊपर ज्यादा थी नहीं। तो इसीलिए क्या कह रहा था, ये अलग होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अलग होने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी इस भारत या कह सकते हो जम्मू कश्मीर में आ गए और इतने हिस्से के ऊपर कब्जा करके बैठ गए।
इतने हिस्से को कब्जा करके बैठ गए, तो इनको लगे कि अगर ये अलग होकर नया देश बना लेते हैं तो दिक्कत पैदा हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। इन्होंने सोचा अलग होने ही जा रहे हैं तो इससे पहले कि वो अलग हो कि इनके ऊपर क्या कर लो, प्रेशर बना के इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आतंकवाद भेज दिया पाकिस्तान ने, और सारे के सारे एरियाज में आतंकवाद फैल गए। इस एरिया के अंदर जैसे इस एरिया के अंदर आतंकवाद फैल गए, आतंकवादी ज्यादा आ गए, तो हरि सिंह को महसूस हुआ भाई गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, नए देश बना के गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदे हमें अगर अकेले हो गए तो पाकिस्तान पूरी तरीके से गोली मार मार के खत्म कर देगा जम्मू कश्मीर को, और ये पूरा खींच लेगा अपनी तरफ। तो हम तो गलती कर रहे हैं। उनकी आंखें खुल गई। इसी को कहते हैं जी, अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हरि सिंह ने बोला भाई महाराज गलती हो गई, ये तो हाथ पैर जोड़ के आगे सीधा किसके सामने, वल्लभ भाई पटेल के सामने, महाराज माफ कर दो यार हमारे को, हमें पूरी तरीके से माफ कर दो, हमसे गलती होगी, हम फालतू हवा में उड़ रहे थे कि नया देश बनाएंगे। कोई नया देश नहीं बनाया, भाड़ में जाए नया देश, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके शरण में रहना है। वल्लभ भाई पटेल मदद करो हमारी, क्योंकि इन्हें पता लग गया था पाकिस्तान मार देगा इनको। तो इनने कहा वल्लभ भाई पटेल मदद करो, सॉरी वल्लभ भाई पटेल कह रहा हूँ, नेहरू जी मदद करो। नेहरू जी कहते हैं जी बिल्कुल मदद करेंगे, पटेल साहब समझाइए इनको। पटेल साहब कहते हैं जी मैं नहीं समझाता, ये डफर लोग हैं भाई, महाराज जी ये तो खुद हवा में उड़ रहे थे, कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, कह रहे थे हम नया देश बनाएंगे, जाओ बनाओ जाओ, देखो पाकिस्तान कैसे लेकर घूम रहा है आपके साथ बंदूक। तो अरे वो कहते हैं वल्लभ भाई पटेल कहते हैं एक ही शर्त पे मदद करूंगा तुम्हारी, तुम अगर मेरे साथ इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन पे क्या करते हो, साइन करोगे, इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन पे साइन करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। ये एक्सेशन क्या होता है सर, एक ट्रीटमेंट होता है, ये सकते ट्रीटी था। इसके अकॉर्डिंग अगर मान के चलो, अगर इस पे हरि सिंह साइन कर देता है, इस इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन पे साइन कर देता है, तो भारत का हिस्सा बन जाएगा जम्मू कश्मीर, और ये कभी भी जिंदगी में अलग नहीं हो सकता, कभी भी अलग। जैसे ये अलग होकर देश बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो भी नहीं हो सकता। इस वजह से उस पर साइन करवाया। जैसे साइन करे हरि सिंह ने, पूरी इंडियन आर्मी छोड़ दी इसकी तरफ। कहते हैं जाके पूरी तरीके से कूट दो जितने पाकिस्तानी यहाँ पर भारत को, ये कह सकते हो जम्मू कश्मीर को गुलाम बना के बैठे ना, कूट दो इनको अच्छे से, ऐसा कूटो बिल्कुल ओखली की तरह मार दो इनको। तब जाके जम्मू कश्मीर ने हाथ जोड़ लिए थे, और तब जाके जम्मू कश्मीर एक तरीके से, इतना हिस्सा तो अंग्रेजों, जब हमारी इंडियन आर्मी जब तक पहुंची थी तो ऐसा बताते थे इतना हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, इतना हिस्सा पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया। इसी वजह से इसको हमेशा पीओके के बॉर्डर के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बच्चों इसी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा बोला गया। अब बातें आ गई सर, इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, तो ऐसा बताया गया कि इसके अंदर कुछ ऐसे हिस्से थे जिसमें इन सबको 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया। 3 कैटेगरीज यानी 4 कैटेगरी, ए बी सी डी। यानी क्या होता है सर, ए बी का मतलब क्या हो गया सर, ये था आपका क्या, सबसे पहला बांटा गया सर प्रिंसली स्टेट्स को, ब्रिटिश प्रोविंस को। सबसे पहला हिस्सा आपका ए का बटा ब्रिटिश प्रोविंस। ये सारी चीजें होने के बाद ए वाली कैटेगरी में ब्रिटिश प्रोविंस आ गए, बी वाली कैटेगरी में प्रिंसली स्टेट्स आ गए बच्चों, सी वाली कैटेगरी में कमिश्नरी स्टेट्स आ गए, देशी रियासतों के ऊपर या कह सकते हो बड़े बड़े स्टेट्स आ गए, और डी वाले स्टेट्स के अंदर यूनियन टेरिटरीज आ गए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या बट रहा है देश, ये कैसा बन रहा है। अभी भी ब्रिटिश प्रोविंस वाले बैठे हुए हैं पूरे भारत के अंदर, अभी प्रिंसली स्टेट पूरी तरीके से भारत में बैठे हुए हैं, ये साला कैसे बनेगा फिर उस हिसाब से देश। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, फिर से इन्होंने दिमाग लगाया। उस समय क्या थी, फिर एक 3 कमेटीज बनाई गई, क्योंकि इनके दिमाग में अकेला काम चल नहीं रहा था। तो फिर एक कमेटी बनाई गई, एसके धर कमेटी बोली गई। और एसके धर कमेटी को एक रिकमेंडेशन आई, एक बंदे ने बोला कि एक काम करो, इतना ज्यादा झमेले में पड़ोगे तो कभी देश को सिस्टमैटिकली ऑर्डर तरीके से अरेंज नहीं कर पाओगे, मेरी बात मानो। एसके धर कमेटी को बोला गया कि मेरी बात मानो, पूरे के पूरे स्टेट्स को एक भाषा के आधार पे बांट दो, लैंग्वेज बेसिस पे बांट दो, तो पूरा स्टेट आपका लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा और अच्छे लेवल पर सिस्टमैटिकली चलेगा। जैसे मराठी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र को बांट दो, गुजराती के अकॉर्डिंग गुजरात को बांट दो, पंजाबी के अकॉर्डिंग पंजाब को बांट दो, उड़ीसी के अकॉर्डिंग उड़ीसा को बांट दो, यानी भाषा के आधार पे बांट दो। जिनकी तेलुगु लैंग्वेज उनको आंध्र प्रदेश दे दो, ऐसे करके भाषा के आधार पे बांट दो। एसके धर कमेटी ने इनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बातें फिर बाद में पहुंची किसके पास, जेवीपी कमेटी के पास। ये जेवीपी कमेटी कौन थी सर, जेवीपी कमेटी के बारे में बात है। ये दोनों कमेटीज 1948 में आई थी, और दोनों कमेटीज ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 1949 में दी थी। 1949 में रिपोर्ट देंगी। जेबीपी कमेटी का मतलब होता है जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया कमेटी ने भी इस बात से नकार दिया। कहते नहीं, भाषा के आधार पे कोई भी देश नहीं बनेगा, कोई भी राज्य नहीं बनेगा। ऐसा बता रहे थे कि कुछ समय के बाद क्या हुआ कि यहां पर एक हिस्सा पड़ता था जिसे आप लोग तमिलनाडु के नाम से जानते हो, और इसी के ऊपर हल्का सा हिस्सा आता था, थोड़ा सा मद्रास, नीचे आता था तमिलनाडु। तो वहां पे लोगों की बात चल रही थी कि ऐसा लोग बता रहे थे, या कह सकते हो ये कमेटी ऐसा सोच रही थी कि क्यों ना मद्रास को तोड़ के तमिलनाडु में मिला दिया जाए, मद्रास वाला हिस्सा तोड़ के तमिलनाडु में मिला देते हैं, ताकि ये एक कमेटी के अकॉर्डिंग कर सकती थी। तो एक व्यक्ति था, एक पर्सन था जिसका नाम था पेट्टू श्री रामलू। ये बंदे ने क्या की, आवाज उठा दी। आवाज उठाने का मतलब था, ये बंदा कहता है जी नहीं, हम लोग किसी भी आधार पर उड़ीसा में कह सकते हैं मद्रास लोग किसी भी आधार पर तमिल में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि तमिल की लैंग्वेज तमिलनाडु की, ये कह सकते हो तमिलनाडु की लैंग्वेज तमिल बोलते हैं वहां के लोग, और हमारी लैंग्वेज है थेरी तेलुगु। अगर आप हमें उनके साथ मिला दोगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा, उनको बोलेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। यार पानी मांगते मांगते थक जाएंगे उनसे, हम लड़ाइयां हो जाएंगी बस पानी के लिए। छोड़ दो इसको, क्यों मिला रहे हो। पूरी आवाज उठा रहा पेट्टू श्री रामलू, पूरी जान लगा दी इस बंदे ने, गला बाहर निकला है इसका। पेट्टू श्री रामलू ने कहा ये मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं जी ये तो बना के रहेंगे, जो मर्जी उखाड़ लो। अरे राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाता, ये बंदा क्या करेगा। अगला था तो पेट्टू श्री रामलू ने क्या कर दिया, अपनी बात मनवाने के लिए अनशन पे बैठ गए। अनशन मतलब इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, और लगातार बच्चों 56 दिन तक भूख हड़ताल की अगले ने। 56 दिन, नवरात्र तो छोड़ो, 56 दिन निकाल दिए इसने, यानी 9 3 27, न जाने कितने नवरात्र रख दिए इसने। ठीक है जी, अगर आप देखो तो 9 6 54, 6 नवरात्र काट दिए इनने अगले ने। 6 नवरात्र काटने के बाद भी, 6 नवरात्र पूरे काटे, साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा लगाने के बाद अगले की डेथ हुई थी, पेट्टाश्री रुमली की। जैसी मरा पूरे भारत में हड़कंप मच गई कि एक बंदे की जान मार ले ली, सिर्फ और सिर्फ एक इस चीज के लिए, अपनी मनमानी को मानने के लिए नहीं। जवाहरलाल नेहरू पे आवाज उठाई गई, क्योंकि इन्हीं ने ही इनकी बात को रिजेक्ट किया। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, सबको निशाना बना लिया देश की जनता ने। कहा इनको तो पूरी तरीके से भारत से बाहर निकालो, डलहौजी से खतरनाक निकले तो ये तो, इन्होंने डलहौजी वाले काम कर दिए पूरी तरीके से। डलहौजी की तरह से राज्य हड़प नीति लगा के चले गए ये लोग, उल्टा सीधा बोलने लग गए। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इनको डर था अपनी कुर्सी का, तो उन्होंने सोचा यार पेट्टू श्री रामलू मर गया है तो पूरे देश के लिए जनता बहुत आक्रोश कर रही है, मार ना दे मुझे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिमाग से काम लिया, कहते हैं एक काम करो, उसकी डिमांड पूरी कर दो। भाई क्या कह रहा था वो कह रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो इसको। तेलुगु वाला जो राज्य है ना, तेलुगु वाला जहाँ भाषा बोली जाती है, इसको भाषा के आधार पर राज्य बना के गठन कर दो। तो इसे 1 अक्टूबर 1953 को इसको एक तरीके से क्या बना दिया, भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया। जैसी राज्य बना आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, ये बस पावर आ गई पूरे भारत के अंदर। कहते हैं हमारा भी बना हुआ, अब तो हम भी बनवाएंगे। महाराष्ट्र भी बनेगा पूरी तरीके से, गुजरात भी बनेगा भाषा के आधार पर, गुजराती बनाएंगे, उत्कल बनाएंगे, और क्या तो जी बंगाली बनाएंगे, बंगाल बनेगा, बंगाल के साथ साथ पंजाबी बनाएंगे, पंजाब बनेगा। सब लोगों ने पूरी तरीके से जान ले ली इन लोगों की। ये लोग हाथ पैर कांपने लग गए। इन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, ऐसे तो कितने बनाएंगे भाषा के आधार पर राज्य। तो इन्होंने, जब इनके हाथ में कुछ समझ में नहीं आया, तो इन्होंने सारी पावर उठा के दे दी सुप्रीम कोर्ट को। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को दे दो, ये संभालेगी, हमारे हाथ में नहीं है भाई, छोड़ दो इसे। सुप्रीम कोर्ट में उस समय जज हुआ करते हैं जिनका नाम था सर सैयद फजल अली खान नाम था। तो इनके नाम से एक आयोग बना जिसका नाम था फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन लाया गया। इस फजल अली कमीशन के अंदर एक बात उठाई गई और इनको बोला गया, फजल अली कमीशन आई थी सर आपकी 1953 में। 1953 में टोटल नंबर ऑफ सदस्य 3 थे और रिपोर्ट पेश की 1956 में, रिपोर्ट पेश करेगी 1956 में। फजल अली कमीशन ने बोल दिया कि एक काम करो, जितने भी राज्य हैं इनसे बचने का एक ही तरीका है, एक काम करो जितने भी स्टेट्स हैं सबको भाषा के आधार पे ही बना दो, भाषा के आधार पे बना दो। और फजल अली आयोग की कमीशन के आधार पर ये बात बोलेगी कि सारे के सारे राइट्स को या सारे के सारे राज्य को भाषा के आधार पे बना दो। और एक साथ एक भी बोल दिया कि अगर आप भाषा के आधार पे बनाओगे तो ऐसा मत बोल देना कहीं गलती से
कि जी तमिलनाडु में सिर्फ तमिल भाषा बोलने वाले ही रहेंगे, पंजाब में सिर्फ पंजाबी भाषा वाले ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। पंजाब में पंजाबी भाषा वाले भी रहेंगे, ना बोलने वाले हैं वो भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनको पंजाबी आती है सिर्फ वही पंजाब लोग वहीं पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो फजल अली आयोग बनाया गया और इसी के आधार पर हमारे भारत के अंदर कम से कम 14 स्टेट, बच्चों 14 स्टेट, और इसी के आधार पर 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। और यूनियन टेरिटरीज ये ऐसे नहीं बने, फजल अली आयोग ने पार्लियामेंट में अपील की, तो पार्लियामेंट में 7th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। और उसी के आधार पर 1900 कब पास हुआ था, 1956 में पास हुआ। 1956 में पास होने के बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ। और यही 14 स्टेट, ये 6 यूनियन टेरिटरीज आज करंट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के आधार पर बनाई गई है। तो कोशिश रही आप लोगों को ये सारी कमेटी बताने का, मेन मुद्दा था ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, इसीलिए मैंने ये क्लास ली। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए मैटर के साथ, तब तक के लिए सभी को अपना ख्याल रखें, धन्यवाद के साथ।